फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स से लिए गए कुछ अंश। हमारा मकसद साफ है, भौतिकी यानी फिजिक्स को उसकी थोड़ी डरावनी और मुश्किल लगने वाली इमेज से बाहर निकालना और ये देखना कि वो असल में है क्या। हमारे आसपास की दुनिया का एक तरह से ऑपरेटिंग मैनुअल। बिल्कुल। और ये समझने की कोशिश है कि कैसे न्यूटन के सिर पर गिरे सेब से लेकर आइंस्टाइन के दिमाग में चले विचारों तक ये बड़ी बड़ी खोजें हमारे स्मार्टफोन में, हमारी गाड़ियों में और यहाँ तक कि हमारे किचन में भी जिंदा है। ये ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों और हमारी सुबह की चाय के बीच एक सीधी लकीर खींचने जैसा है। तो शुरुआत सबसे बुनियादी सवाल से करते हैं, भौतिकी है क्या? हमारा जो सोर्स है वो हमें इसकी बिल्कुल जड़ तक ले जाता है। एक ग्रीक शब्द है फिजिस, जिसका मतलब है प्रकृति। प्रकृति, बिल्कुल। तो ये प्रकृति का अध्ययन हुआ, मतलब पदार्थ और ऊर्जा का। पर इसमें जो सबसे दिलचस्प बात मुझे लगी वो ये है कि सदियों तक हम इन दोनों को, मतलब पदार्थ और ऊर्जा को, बिल्कुल अलग अलग चीजें मानते थे। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, वैचारिक विभाजन था। एक तरफ है पदार्थ, यानी हर वो चीज जिसका वजन है और जो जगह घेरती है, जैसे कुर्सी, पत्थर, पानी, जिसे हम छू सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है ऊर्जा, गर्मी, रोशनी, ध्वनि। एक को आप छू सकते हैं, दूसरे को सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ये दो अलग अलग साम्राज्य लगते थे, जब तक कि आइंस्टीन का वो मशहूर समीकरण नहीं आ गया, E=mc²। हम सबने इसे देखा है, पर हमारा सोर्स इसे अस्तित्व का मुख्य समीकरण कहता है। ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, ये एक पुल है। एक पुल। ये कहता है कि पदार्थ और ऊर्जा अलग नहीं है, बल्कि एक ही चीज के दो रूप हैं। पदार्थ को ऊर्जा में और ऊर्जा को पदार्थ में बदला जा सकता है। और इसी एक विचार ने दो अलग अलग दुनियाओं को समझने की चाबी दे दी। सोर्स में मैक्रो डोमेन और माइक्रो डोमेन का जिक्र है। मैक्रो यानी हमारी दुनिया, जिसे हम देख और छू सकते हैं, ग्रह, कारें, क्रिकेट की गेंद। अच्छा। और माइक्रो है परमाणु और इलेक्ट्रॉनों की अदृश्य दुनिया। मैक्रो दुनिया के नियम हमें समझ आते थे, लेकिन माइक्रो दुनिया के नियम इतने अजीब थे कि मतलब हमारी सहज बुद्धि उन्हें मान ही नहीं पाती थी। मतलब एक गेंद फेंकने पर कहाँ गिरेगी इसका हिसाब लगाना आसान था। बिल्कुल बिल्कुल। उसे हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। हाँ, हमारी कॉमन सेंस वाली फिजिक्स। सही बात है। और E=mc² ने हमें माइक्रो दुनिया की ताकत दिखाई। इसने बताया कि छोटे से, बहुत ही छोटे से परमाणु के अंदर कितनी जबरदस्त ऊर्जा कैद है। और ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं थी, इसी एक समीकरण ने परमाणु ऊर्जा और दुर्भाग्य से परमाणु बम का रास्ता भी खोला, जहां पदार्थ के एक बहुत छोटे हिस्से को अविश्वसनीय मात्रा में ऊर्जा में बदल दिया जाता है। वाह! तो ये माइक्रो दुनिया का मैक्रो दुनिया पर सबसे बड़ा प्रभाव था। बिल्कुल। तो ये हमें भौतिकी के दो बड़े युगों तक ले आता है। सोर्स उन्हें ब्रह्मांड के दो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह बताता है। पहला है क्लासिकल फिजिक्स, यानी 1900 से पहले की भौतिकी। हाँ, और ये हमारी पूरी औद्योगिक सभ्यता की नींव है। इसमें मैकेनिक्स है, यानी गति, बल और गति के नियम। न्यूटन ने हमें बताया कि चीजें क्यों चलती हैं और क्यों रुकती हैं। इसी समझ ने हमें मशीनें, पुल और गगनचुंबी इमारतें बनाने की ताकत दी। और फिर थर्मोडायनामिक्स, मुझे ये हमेशा सिर्फ इंजनों के बारे में लगता था, लेकिन ये असल में ऊर्जा के प्रवाह का विज्ञान है। ये बताता है कि गर्मी कैसे काम में बदलती है। अच्छा। और ये हर जगह है। भाप के इंजन ने दुनिया बदल दी, लेकिन हमारा शरीर भी तो एक थर्मोडायनामिक मशीन है, जो खाने की रासायनिक ऊर्जा को चलने फिरने की यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। रेफ्रिजरेटर से लेके पावर प्लांट तक सब कुछ थर्मोडायनामिक्स के नियमों पर चलता है। तो ये असल में प्रगति का इंजन है। बिल्कुल। और तीसरा है ऑप्टिक्स। मुझे लगता था कि ये सिर्फ लेंस और चश्मों के बारे में है, पर सोर्स इसे एक ज्यादा बड़े सवाल से जोड़ता है। हम हकीकत को कैसे देखते हैं? सही बात है। इंद्रधनुष से लेकर हमारे फोन की स्क्रीन तक सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि प्रकाश कैसे व्यवहार करता है। ये हमारे अनुभव की बुनियाद है। तो ये थी क्लासिकल फिजिक्स, व्यवस्थित, अनुमान लगाने योग्य और सहज। हमें लगा कि हमने ब्रह्मांड के सारे नियम समझ लिए हैं। हाँ। लेकिन फिर हमने परमाणु के अंदर झांका और हमारी ये सहज दुनिया बिखर गई। यहीं से मॉडर्न फिजिक्स का युग शुरू हुआ और यहाँ चीजें बहुत अजीब हो जाती हैं। ईमानदारी से कहूँ तो ये एक ऐसा हिस्सा है जो आज भी मेरे सिर के ऊपर से निकल जाता है। सोर्स में क्वांटम मैकेनिक्स की वेव पार्टिकल ड्युअलिटी का जिक्र है। ये विचार के प्रकाश एक ही समय में एक तरंग भी है और एक कण भी है, मतलब वो एक ही साथ दो अलग अलग रूपों में मौजूद है। ये कैसे संभव है? समझ के बिल्कुल खिलाफ है
है ना? और इसीलिए ये इतना क्रांतिकारी था। ये ऐसा है जैसे कोई चीज एक ही समय में ठोस भी हो और तरल भी। लेकिन अनगिनत प्रयोगों ने इसे सच साबित किया है। ये क्वांटम दुनिया का बुनियादी नियम है। चीजें तब तक एक निश्चित रूप नहीं लेती जब तक हम उन्हें मापते नहीं हैं। और फिर आइंस्टीन की रिलेटिविटी है, जिसने गुरुत्वाकर्षण के बारे में न्यूटन की 200 साल पुरानी समझ को ही पलट दिया। न्यूटन ने कहा था कि गुरुत्वाकर्षण एक अदृश्य खिंचाव है, एक बल है। हाँ, और आइंस्टीन ने कहा नहीं, गुरुत्वाकर्षण कोई बल है ही नहीं, बल्कि ये स्पेस और टाइम के ताने बाने में आया एक घुमाव है। सोच में एक बेहतरीन उदाहरण है। सोचिए कि स्पेस टाइम एक तनी हुई चादर है। जब आप उस पर एक भारी गेंद जैसे सूरज रखते हैं तो चादर में एक गड्ढा बन जाता है। अब अगर आप एक छोटी कंची जैसे पृथ्वी को उसके पास से गुजारेंगे तो वो सीधे जाने के बजाय उस गड्ढे के चारों ओर घूमने लगेगी। ओह, तो वो खिंचाव नहीं है, वो उस मोड़ के कारण घूम रही है। यहीं से ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ना शुरू होता है। ये सारे बड़े बड़े दिमाग घुमा देने वाले विचार हमारे छोटे छोटे कामों में छिपे हैं। सोर्स में चलने का उदाहरण है। हम इसके बारे में कभी नहीं सोचते, पर ये न्यूटन के तीसरे नियम, हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। बिल्कुल। और घर्षण यानी फ्रिक्शन का एक शानदार प्रदर्शन है। हम अपने पैरों से जमीन को पीछे धकेलते हैं, क्रिया, और जमीन हमें आगे धकेलती है, प्रतिक्रिया। और अगर घर्षण न हो जैसे बर्फ पर, तो हम बस एक ही जगह पर फिसलते रह जाएंगे। या फिर खाना पकाने को ही लें, ये तो पूरी तरह से थर्मोडायनामिक्स है। कैसे? इंडक्शन के जरिए बर्तन तक पहुंचती है, फिर कन्वेक्शन के जरिए पानी में घूमती है, और रेडिएशन से हमारे हाथ को गर्म महसूस होती है। मतलब ऊष्मा के हस्तांतरण के तीनों तरीके एक ही पैन में काम कर रहे होते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है। और सीट बेल्ट का भी जिक्र है। वो जड़त्व यानी इनर्शिया के सिद्धांत का सीधा इस्तेमाल है। इनर्शिया किसी भी चीज की अपनी मौजूदा स्थिति में बने रहने की आदत। सही। जब कार 80 की रफ्तार से चल रही है तो हमारा शरीर भी 80 की रफ्तार से चल रहा है। कार ब्रेक लगने पर रुक जाती है, लेकिन हमारा शरीर वो उसी रफ्तार से आगे जाना चाहता है। सीट बेल्ट वो बाहरी बल है जो हमें रोकता है और हमें डैशबोर्ड से टकराने से बचाता है। पर मेरे लिए सबसे कमाल का उदाहरण ईयरफोन का है। ये कैसे काम करता है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के उन नियमों का नतीजा है जिन्हें मैक्सवेल ने 19वीं सदी में खोजा था। बिजली और चुंबकत्व एक ही बल के दो पहलू हैं। ठीक है। आपके फोन से एक बदलता हुआ विद्युत संकेत ईयरफोन के तार से गुजरता है। ये संकेत ईयरफोन के अंदर एक छोटी सी कॉइल में जाता है, जो उससे एक बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र में बदल देती है। ये चुंबकीय क्षेत्र पास रखे एक स्थायी चुंबक को तेजी से आगे पीछे धकेलता है और उससे जुड़ा एक छोटा सा डायफ्राम कंपन करता है। और वही कंपन हवा में ध्वनि तरंगे पैदा करता है जो हमें संगीत के रूप में सुनाई देती हैं। बिल्कुल सही। मतलब 150 साल पुराने समीकरणों से लेकर आज हमारे कानों में बजने वाले संगीत तक एक सीधी रेखा है। ये दिखाता है कि कैसे भौतिकी सिद्धांत है और प्रौद्योगिकी उसका व्यवहारिक रूप। बिल्कुल। और ये हमें एक बड़े सवाल पे लाता है, क्या बिना भौतिकी की गहरी समझ के प्रौद्योगिकी संभव है? सोर्स का जवाब साफ है, नहीं। भाप का इंजन तभी बन सका जब वैज्ञानिकों ने थर्मोडायनामिक्स को समझा। हमारी पूरी डिजिटल दुनिया सेमीकंडक्टर फिजिक्स की समझ पर आधारित है, जो क्वांटम मैकेनिक्स का ही एक हिस्सा है। एक मिनट, सोर्स ये कह रहा है कि जीपीएस का आइंस्टीन की रिलेटिविटी से सीधा लेना देना है। मुझे लगा था कि ये सिर्फ सैटेलाइट और सिग्नल के बारे में है। समय की गति अलग कैसे हो सकती है? ये तो बिल्कुल साइंस फिक्शन लगता है। पर ये सच है, और ये मॉडर्न फिजिक्स का सबसे जबरदस्त व्यावहारिक सबूत है। देखिए, जीपीएस पृथ्वी का चक्कर लगा रहे सैटेलाइट्स के एक नेटवर्क पर निर्भर करता है। ये सैटेलाइट्स अपने समय और अपनी लोकेशन का सिग्नल लगातार भेजते रहते हैं। आपके फोन का रिसीवर कम से कम 4 सैटेलाइट से सिग्नल पकड़ता है और उन सिग्नलों को आने में लगे समय के आधार पर आपकी सटीक लोकेशन की गणना करता है। ठीक है, ये तो समझ आता है, पर इसमें आइंस्टीन कहाँ से आए? आइंस्टीन के सिद्धांतों के अनुसार समय निरपेक्ष नहीं है। ये दो चीजों से प्रभावित होता है, गति और गुरुत्वाकर्षण। जीपीएस सैटेलाइट्स लगभग 14,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रहे हैं। इस तेज गति के कारण उनके लिए समय हमारी तुलना में थोड़ा धीमा हो जाता है,
ये है स्पेशल रिलेटिविटी। ओके, धीमा हो जाता है। लेकिन एक और प्रभाव है। वे पृथ्वी की सतह से 20,000 किलोमीटर ऊपर है, जहां गुरुत्वाकर्षण बहुत कमजोर है। आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी कहती है कि जहां गुरुत्वाकर्षण कमजोर होता है वहां समय तेजी से चलता है। वाह, तो एक प्रभाव समय को धीमा कर रहा है और दूसरा तेज। तो कुल मिलाकर क्या होता है? जब आप दोनों प्रभावों का हिसाब लगाती हैं तो गुरुत्वाकर्षण वाला प्रभाव जीत जाता है। नतीजा ये होता है कि उन सैटेलाइट्स पर लगी परमाणु घड़ियां पृथ्वी पर हमारी घड़ियों की तुलना में हर दिन लगभग 38 माइक्रोसेकंड तेज चलती हैं। 38 माइक्रोसेकंड, ये तो बहुत ही कम लगता है। इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। प्रकाश एक माइक्रोसेकंड में 300 मीटर की दूरी तय करता है। अगर इंजीनियर इस 32 माइक्रोसेकंड के अंतर को अपने कैलकुलेशन में ठीक नहीं करते तो जीपीएस सिस्टम में हर दिन लगभग 10 किलोमीटर की गलती जमा होती जाएगी। 10 किलोमीटर? हाँ, एक ही दिन में आपका जीपीएस आपको बताएगा कि आप अपने पड़ोसी के घर में हैं और 2 दिन में बताएगा कि आप दूसरे शहर में हैं, या पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। तो अगली बार जब कोई मैप्स का इस्तेमाल करे तो उसे अदृश्य रूप से आइंस्टीन को धन्यवाद कहना चाहिए। ये कमाल है, और ये मुझे सोचने पे मजबूर करता है कि इन विचारों के पीछे किस तरह के लोग थे। जीपीएस जैसी तकनीक आइंस्टाइन के बिना संभव नहीं थी। न्यूटन के बिना हम गति को ही नहीं समझ पाते। सही बात है, और ये हमें उन महान दिमागों तक ले जाता है। न्यूटन, जिन्हें क्लासिकल फिजिक्स का पिता कहा जाता है, जिन्होंने हमें कैलकुलस दिया, गति के नियम दिए और गुरुत्वाकर्षण को परिभाषित किया, और फिर आइंस्टाइन, जिन्होंने 200 साल बाद आकर स्पेस, टाइम और गुरुत्वाकर्षण के बारे में हमारी पूरी समझ को ही बदल दिया। पर यह कहानी सिर्फ इन 2 नामों तक सीमित नहीं है। ये सोचना आसान है कि ये सब पश्चिम में हुआ, लेकिन सोर्स भारत के कुछ अविश्वसनीय योगदानों पर भी प्रकाश डालता है, जिन्होंने खेल के नियमों को ही बदल दिया। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले सर सीवी रमन। उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की, जो बताता है कि जब प्रकाश किसी अणु से टकराता है तो वो कैसे बिखरता है। और ये सिर्फ एक अकादमिक खोज नहीं थी, है ना? बिल्कुल नहीं। आज रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल दवा की जांच से लेकर विस्फोटक का पता लगाने तक हर चीज में होता है, और इस काम के लिए उन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। वो ये पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई थे। ये उस समय एक बहुत बड़ी बात रही होगी, ये दिखाना कि विज्ञान की दुनिया में कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती। बिल्कुल। और फिर होमी जे भाभा हैं, जिन्हें भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। उन्होंने सिर्फ कॉस्मिक किरणों का अध्ययन नहीं किया, उन्होंने E=mc² की शक्ति को भारत के भविष्य से जोड़ा। उनका सपना था कि इसी समीकरण का इस्तेमाल करके भारत ऊर्जा में आत्मनिर्भर बने। ये दिखाता है कि कैसे एक सैद्धांतिक विचार एक राष्ट्र की नियति को आकार दे सकता है। और एक नाम जो मुझे हमेशा आकर्षित करता है वो है सत्येंद्र नाथ बोस। उनका काम तो और भी ज्यादा मौलिक था। हाँ, उनका योगदान क्वांटम दुनिया की नींव में है। उन्होंने आइंस्टीन के साथ मिलकर काम किया और बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को विकसित किया। याद है हमने बात की थी कि क्वांटम दुनिया कितनी अजीब है। बोस ने उस अजीब दुनिया में कणों के व्यवहार को समझने के लिए गणितीय नियम लिखे। उनका काम इतना मौलिक था कि कणों के एक पूरे वर्ग का नाम ही उनके सम्मान में बोसॉन रखा गया। हिग्स बोसॉन, जिसे कभी कभी गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है, इसी परिवार का सदस्य है। एक भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर ब्रह्मांड का एक मूलभूत कण। तो हमने भौतिकी की परिभाषा से शुरुआत की और अब हम एक ऐसे कण पर बात कर रहे हैं जिसका नाम है भारतीय के नाम पर है। हमने देखा कि इसे ब्लैक बोर्ड पर लिखे मुश्किल फॉर्मूलों के बारे में नहीं है, बल्कि खाना पकाने की प्रक्रिया से लेकर हमारी सुरक्षा करने वाली सीट बेल्ट और रास्ता दिखाने वाले जीपीएस तक हर चीज में मौजूद है। और सोर्स का समापन एक बहुत ही गहरे विचार के साथ होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक टेम्परमेंट। ये सिर्फ विज्ञान जानने के बारे में नहीं है, बल्कि ये सोचने का एक तरीका है। तर्क करना, सवाल पूछना और सबूतों की मांग करना। सही। इसमें एक बहुत ही विनम्र विचार छिपा है कि भौतिकी में कोई भी सिद्धांत अंतिम या पवित्र नहीं होता। मतलब कोई भी नियम हमेशा के लिए पत्थर की लकीर नहीं है। आइंस्टाइन ने न्यूटन को गलत साबित कर दिया, तो कोई आइंस्टाइन को भी गलत साबित कर सकता है।
बिल्कुल। अगर कल कोई नया प्रयोग आता है जो रिलेटिविटी के किसी पहलू से मेल नहीं खाता, तो वैज्ञानिकों को उस सिद्धांत को या तो संशोधित करना होगा या फिर उसे पूरी तरह से बदलना होगा। यही विज्ञान की खूबसूरती है। यह किसी किताब या व्यक्ति के प्रति वफादार नहीं है, यह सिर्फ सच की खोज के प्रति वफादार है, चाहे उसके लिए अपने सबसे बड़े नायकों के विचारों को ही क्यों न छोड़ना पड़े। तो ये किताब कभी भी पूरी तरह से लिखी नहीं जाती, इसके पन्ने हमेशा जुड़ते रहते हैं। हाँ,